नमस्कार बच्चों, अपना आगे लास्ट लेसन है, इसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म यानी फर्म का समापन। तो देखो समापन दो तरह का होता है, एक तो फर्म का समापन और एक होता है साझेदारी का समापन। एक है फर्म का समापन, एक साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन उस दशा में हो जाता है जब किन्हीं दो साझेदारों के मध्य संबंध है वो समाप्त हो जाता है, तब तो होता है साझेदारी का समापन। और फर्म का समापन उस समय होता है जब किसी फर्म के सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन हो जाता है, तो वो फर्म का समापन होता है। कहने का मीन कि जैसे मान लो किसी फर्म में ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए इनका रेशो 2:1:1 है, इनके बीच का जो संबंध है वो क्या साझेदारी है। ये अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति क्या है, एक साझेदार है, और सब मिलाकर ये क्या करते हैं, एक फर्म का निर्माण करते हैं। सब मिलकर ये क्या करते हैं, एक फर्म का निर्माण करते हैं। अब जब इन मान लो ए फर्म छोड़ के चला गया, ए जब फर्म छोड़ के चला गया तो ए का संबंध बी और सी से समाप्त हो गया। तो ये तो हो गया अपना साझेदारी का समापन। ए एक फर्म छोड़ के चला गया लेकिन उस फर्म में क्या बी और सी बच गए, ये अपना साझेदारी का समापन हो गया। लेकिन मान लो बी भी फर्म छोड़ के चला गया, इससे क्या हो गया, सी अकेला बच गया। तो एक अकेला व्यक्ति कभी भी साझेदारी फर्म का निर्माण नहीं कर सकता, तो यहाँ पर है वो फर्म का समापन हो गया। जब फर्म का कारोबार क्या हो जाए, बंद हो जाए, या फर्म के सभी साझेदारों के मध्य साझेदारी का समापन हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अपने फर्म का समापन कहते हैं। और साझेदारी का समापन जब किसी एक साझेदार का अन्य साझेदारों के साथ संबंध समाप्त हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, अपने साझेदारी का समापन कहते हैं। जब साझेदारी का समापन होता है तो उसमें अपने पीछे पड़ा है भी कोई साझेदार छोड़ के चला जाता है, तो अपने कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। लेकिन जब फर्म का समापन होता है तो फर्म के समापन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, उसकी जगह अकाउंट बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन यानी वसूली खाता, और वसूली खाते के माध्यम से सारी संपत्तियों को बेच दिया जाता है और सारे दायित्वों को क्या किया जाता है, सारे दायित्वों को भुगतान कर दिया जाता है। शेष जो बचता है वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं लाभानी अनुपात में। तो इसके अंदर आपको बनाना पड़ता है वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट। जब फर्म का समापन होता है तो उसमें आपको जो अकाउंट बनाना है वो क्या है, वसूली खाता या जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, ये संपत्तियों की वसूली करके और दायित्वों का भुगतान करने के लिए बनाया जाता है। अभी सारी संपत्तियां हैं वो तो क्या की जाती है, बेच दी जाती है, और सारे दायित्व है उनका भुगतान कर दिया जाता है। और इसका जो डिफरेंस आता है वो लॉस या प्रॉफिट कहलाता है। चाहे लॉस होए चाहे प्रॉफिट होए, इसका जो शेष है वो क्या करते हैं, साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आइटम कौन कौन से आएंगे देखो। तो कैसे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले वो संपत्तियां जो दी होती है बैलेंस शीट के अंदर, जिन्हें अपने बाहर बेच सकते हैं, उन संपत्तियों का पुस्तक मूल्य लिखा जाता है।
सबसे पहले क्या लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बुक वैल्यू लिखते हैं। जो बुक वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर दी होती है वो सारी की सारी असेट्स इसके डेबिट में आएगी। टू सन्ड्री असेट्स, इसमें क्या नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट शेष दिया है वो नहीं आएगा, कोई करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है वो नहीं आएगा, और कैपिटल का जो डेबिट बैलेंस दिया है वो नहीं आएगा। बाकी सारी संपत्तियां जिन्हें क्या है आप मार्केट में बेचकर और उनका भुगतान प्राप्त कर सकते हो, वो सारी संपत्तियां सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखनी है। और आपको लिखना क्या है यहाँ पे, वो बुक वैल्यू लिखनी है जो बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में दे रखी है। उन सब असेट्स की क्या लिखनी है आपको, बुक वैल्यू लिखनी है टू सन्ड्री असेट्स। तो इधर तो सारी असेट्स आ गई। उसके बाद इधर क्या आएगा, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री लायबिलिटीज़ का मतलब जो अमाउंट आपको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में दे रखी हो और जिनका भुगतान आपको बाह्य पक्षों को करना हो, जैसे कोई क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, या कोई अदर लायबिलिटीज़ होगी, तो वो सारी की सारी लायबिलिटीज़ है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। आएगी कौन सी उनकी, यहाँ पर भी बुक वैल्यू आएगी, और यहाँ पर भी बुक वैल्यू आएगी। यानी इधर सारी असेट्स आ गई, इधर सारी लायबिलिटीज़ आ गई। यहाँ पर सारी असेट्स लिखेंगे और असेट्स की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू लिखेंगे, और इधर लिखेंगे लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू। सबसे पहले तो ये लिखेंगे। उसके बाद मान लो ये असेट्स हैं, ये असेट्स बुक वैल्यू है। जब इस असेट्स को बेचेंगे तो इनको बेचकर कोई राशि वसूल होती है तो वो आपको इसके क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। यानी असेट्स की जो बुक वैल्यू है वो तो आगे डेबिट में, और इनसे जो रियलाइज होगा, इनसे जो वसूल होएगा वो आपको इसके क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे बाय बैंक या कैश अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट लिखा, और यहाँ पर वैल्यू कौन सी आएगी, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइज्ड वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स। तो सबसे पहले आ गए यहाँ पे टू सन्ड्री असेट्स, तो ये तो बुक वैल्यू आ गई, और जब इसे बेचकर अमाउंट जो रिसीव करेंगे वो इसके क्रेडिट में आएगी। बाय बैंक लिखा, और रियलाइज्ड वैल्यू जितनी हमने वसूल की है, कि मान लो कोई संपत्ति 10 लाख की थी तो यहाँ पर तो 10 लाख आएगा, लेकिन अगर मान लो उसे बेचकर हमने 8 लाख ही वसूल किया है तो बाय बैंक में कितना आएगा, 8 लाख आएगा। तो बाय बैंक रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स। तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया बाय बैंक लिख के रियलाइज्ड वैल्यू आ गया, और यहाँ पर वो अमाउंट आ गई। अब मान लो ये सन्ड्री लायबिलिटीज़, तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू आई, और कौन सी लायबिलिटीज़ आई, जो बाह्य पक्षकारों को चुकानी है आपको। यानी वह लायबिलिटीज़ जो आपको बाह्य पक्षकारों को चुकानी है, जैसे कोई बीपी हुआ, क्रेडिटर हुआ, कोई लोन हुआ। लेकिन पार्टनर का लोन इसमें नहीं आएगा। यानी अगर कोई लोन है पार्टनर का है, और पार्टनर का लोन क्या करना पड़े आपको, ज़्यादा पेमेंट करना पड़े, या मान लो पहले ये मान लेते हैं कि पार्टनर का लोन आपको पेमेंट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप पार्टनर लोन अलग से अकाउंट बनाओगे। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में आप पार्टनर्स के लोन को नहीं लिखोगे, अन्य सारे बाह्य दायित्व लिखोगे। तो बाह्य दायित्व की बुक वैल्यू वहाँ पे लिखी, इसे जब अपने भुगतान करेंगे तो उसके लिए आपको टू बैंक लिखना पड़ेगा, और वो यहाँ पे कौन सी आएगी, रियलाइज्ड वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आ गई टू बैंक, यहाँ पर तो बाह्य दायित्व आ गए, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ की बुक वैल्यू आ गई, और उसको जो पेमेंट किया हमने बाह्य दायित्वों को भुगतान करेंगे तो वो आएगा टू बैंक,
तो आपको यहाँ पे लिखना है जितना पेमेंट किया, ये जरूरी नहीं पूरा करे पेमेंट कम ही किया जाएगा तो वो आ जाएगा वहाँ पर। मान लो 20,000 के कोई क्रेडिटर है हमने अगर 20,000 वालों को 19,000 पेमेंट किया तो यहाँ पे टू बैंक 19,000 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक और रियलाइज्ड वैल्यू आएगी किसकी, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ की, यानी जो आपने पेमेंट किया वो यहाँ पर लाइबिलिटीज़ आएगी। तो ये क्या होगी अपनी टोटल असेट्स, यहाँ पे क्या लिखना है बुक वैल्यू, उसको उससे जो रियलाइज हुआ वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़ यहाँ पर क्या लिखना है, लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू, और टू बैंक जो पेमेंट किया वो यहाँ पे लिखना है। ये तो बात होगी असेट्स और लाइबिलिटीज़ की। अब कई बार ये होता है कि जैसे मान लो कोई असेट्स है और वो असेट्स कोई पार्टनर ले ले, मान लो कि हमने उस असेट्स को मार्केट में नहीं बेचा, मार्केट में बेचेंगे तो बाय बैंक आएगा। अगर मान लो ये कोई हमारे पास फर्नीचर पड़े थे फर्म के अंदर और वो फर्नीचर किसी पार्टनर ने ले लिया, वो फर्नीचर क्या है, मान लो ABC किसी पार्टनर ने ले लिया, तो है तो वो असेट्स ही। अगर मार्केट में बेचेंगे तो बाय बैंक लिख दिया। अगर मार्केट में बेचने की बजाय उसे क्या करे, कोई पार्टनर ले ले तो उस पार्टनर का नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब कोई असेट्स कोई पार्टनर ले ले तो उसमें उस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है। जैसे मान लो A ने लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट, B ने ले लिया तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, C ने ले लिया तो बाय C, जो भी पार्टनर उस असेट को लेता है वो लिखना है आपको बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो नीचे लिख देना टेकन बाय पार्टनर, यानी वो सेट्स किसने ले ली, किसी पार्टनर ने ले ली, तो जितने में ली वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। अब मान लो किसी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट क्या है, किसी पार्टनर ने कर दिया। जैसे मान लो किसी भी क्रेडिटर को पेमेंट करना था, एक है कि उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। अगर फर्म खुद करेगी कोई पेमेंट तो वो क्या लिखेगी, टू बैंक लिखेगी। अगर फर्म खुद करेगी तो क्या लिखेगी, टू बैंक लिखेगी। लेकिन अगर उसे कोई पार्टनर करता है तो क्या आएगा यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या है, पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर। ये क्या है, किसी पार्टनर ने पे कर दिया, तो यहाँ पर पेड बाय पार्टनर आ गया, टू पार्टनर्स कैपिटल आ गया। तो अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर ले ले तब तो क्या लिखना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई किसी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट अगर कोई पार्टनर कर दे तो क्या लिखना है आपको, टू पार्टनर्स कैपिटल लिखना है। क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब मान लो इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसमें जैसे वसूली करते हैं, अपने संपत्तियों को बेचते हैं और दायित्वों का भुगतान करते हैं, तो वसूली करने के लिए हमने कोई खर्चे कर दिए, तो अगर वो खर्चे फर्म खुद करे तो क्या करना आपको, टू बैंक लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बैंक। अगर वसूली पर कोई खर्चा हो जाए और उस खर्चे को क्या करे, फर्म खुद करे, तो फर्म करे जब तो क्या करना आपको, टू बैंक लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यानी ये जो एंट्री की हमने किसकी की है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की है। यानी अगर क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करियर कौन कर दे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कोई पार्टनर न करके फर्म खुद करे, तो आपको क्या लिखना है, टू बैंक लिखना है और यहाँ पर वसूली भी आएंगे। अगर वो एक्सपेंसेस कोई पार्टनर कर दे, मान लो ए कहे भी मैंने पे कर दिया, बी कहे मैंने कर दिया, सी कहे मैंने कर दिया, किसी पार्टनर ने कर दिया, तो बात वो या टू बैंक की जगह क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल आ गया और एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो जो एक्सपेंसेस है वो किसने पेड कर दिया, किसी पार्टनर ने पेड कर दिया। कहने का मतलब समझ कि अगर आपको वसूली खाता बनाना है और उसमें क्या हो, वसूली एक्सपेंसेस हो, यानी आपको वसूली व्यय दे रखे हो और सीधा ये आ गया वसूली व्यय, तो ये मान लेना फर्म ने पे किया है।
या लिख दे आपको कि 500 रुपये 1000 रुपये वसूले हुए थे जो फर्म ने चुकाए, तो भी आपको क्या करना है, टू बैंक करके ये माना जाएगा फर्म ने पे किया है। लेकिन अगर वो एक्सपेंसेस कोई पार्टनर पे कर दे तो आपको टू पार्टनर्स कैपिटल उस पार्टनर का नाम लिख के कैपिटल अकाउंट में डालना है। उसके बाद इसमें और क्या चीज़ आती है, कई बार देखो अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है। अनरिकॉर्डेड असेट्स वो होती है जिसमें मान लो ये टेबल हो, एक टेबल है उस पर 10% डेप्रीशिएशन लग रहा है प्रत्येक साल। वो संपत्ति 1000 रुपये की थी और 10% उस पर डेप्रीशिएशन लगता है, तो प्रत्येक साल जब 10% डेप्रीशिएशन लगेगा तो 1000 रुपये का 10% हो गया मान लो 100 रुपये, तो प्रत्येक साल 100 रुपये का डेप्रीशिएशन उस पर लगा। ऐसे करते करते एक 10 साल के बाद वो संपत्ति जीरो की होगी। तो जीरो की होने का मतलब उसकी बुक वैल्यू तो जीरो होगी, लेकिन जब हम उसे बेचेंगे तो कुछ ना कुछ रुपए उसके ज़रूर मिलेंगे। मान लो हम उसे कबाड़ में भी बेचें तो भी उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट तो आएगी। तो अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स को बेचकर और कुछ अमाउंट रिसीव हो जाए तो उसके लिए भी आपको क्या लिखना है, बाय बैंक या बाय कैश लिखना है। यानी ऐसी कोई असेट्स जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं थी, बैलेंस शीट में हमारा नहीं लिखा हुआ था, और उसको बेचकर हमने क्या कर दिया, उसको बेचकर और हमने कोई अमाउंट प्राप्त कर ली, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाय बैंक लिखना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, बाय बैंक लिखना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बाय बैंक लिखा और यहाँ पे क्या आएगी, लिखोगे क्या, रियलाइज्ड बाय अनरिकॉर्डेड assets, realized by unrecorded assets। क्या करोगे, realized by unrecorded assets, तो unrecorded assets आ गया। अब उसके बाद देखो ये क्या चीज़ है, ये अपने है कि कोई ऐसी एसेट जो अनरिकॉर्डेड थी और अनरिकॉर्डेड थी और उसको क्या किया हमने, अनरिकॉर्डेड को हमने क्या लिख दिया, अनरिकॉर्डेड को कुछ ना कुछ प्राप्त कर लिया हमने, उससे कोई ना कोई राशि प्राप्त कर ली, तो जितने रुपए प्राप्त कर लिए वो आपको बाय बैंक लिखने हैं। जितने रुपए प्राप्त कर लिए वो क्या करना आपको, बाय बैंक करने हैं। अब बाय बैंक करोगे तो कितने रुपए से करोगे, जितने भी प्राप्त हो। मान लो ऐसे कह दिया आपको कि वो अनरिकॉर्डेड असेट 10,000 की थी और उसको बेचकर हमने 8,000 प्राप्त कर लिए, ये आ जाए, तो 10,000 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड असेट्स तो इधर हम अपने लिखते ही नहीं है, लेकिन अनरिकॉर्डेड असेट से जो रिसीव होता है वो लिखते हैं। तो अनरिकॉर्डेड असेट से जितना रिसीव हुआ वो क्या लिखोगे, बाय बैंक लिखोगे। अनरिकॉर्डेड असेट से जो रिसीव हुआ वो कहाँ लिखना आपको, बैंक में लिखना है, बाय बैंक लिखा, अनरिकॉर्डेड असेट्स आ गया उसमें। अब उसके बाद देखो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लाइबिलिटीज़ भी ऐसी होती है जो अनरिकॉर्डेड थी। जैसे मान लो कोई क्रेडिटर थे, वो हमारे में 10,000 रुपये मांगते थे और वो गांव छोड़ के चले गए। अब वो गांव छोड़ के चले गए और उस टाइम हमने क्या, उन्हें डिलीट कर दिया, बैलेंस शीट से हटा दिया, उन्हें रिमूव कर दिया, लेकिन बाद में वो आ गए और अब हमें उन्हें पेमेंट करना पड़ गया। तो जब बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड नहीं थे, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड में तो आप दिखा नहीं सकते, उसकी क्रेडिट साइड में आप नहीं दिखा सकते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पर टू बैंक, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, टू बैंक लिखना पड़ेगा, टू बैंक, और लिखोगे क्या, पेमेंट मेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, पेमेंट मेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ऐसी लाइबिलिटीज जिसे हमने क्या किया है, पेमेंट किया लेकिन वो रिकॉर्डेड नहीं थी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे टू बैंक आ गया। तो क्या करना, दोबारा देखो, मान लो वसूली खाता बनाया आपने, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स लिखा, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आएगी, बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई हुई है वो असेट्स की वैल्यू आएगी। लिखोगे क्या,
टू सन्डी एसेट्स, उसकी बुक वैल्यू यहाँ पे लिखोगे। अब जो लाइबिलिटीज़ आपको कहाँ पर दिखाई होगी, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज़ बाह्य दायित्व है, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जिसको आपके बाहर के लोगों को भुगतान करना है, यानी इंटरनल लाइबिलिटीज इसमें नहीं आएगी, यानी पार्टनर का लोन नहीं आएगा और अदर कोई जैसे जलीजर वगैरह ये नहीं आएंगे इसमें। लेकिन अदर लाइबिलिटीज जिसका हमने क्या करना है, बाहर के लोगों को पेमेंट करना है, वो आएगा बाय सन्डी लाइबिलिटीज़। तो इधर टू सन्डी एसेट्स लिखा, बाय सन्डी लाइबिलिटीज लिखा और उसकी बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करना है, जैसे ये सन्डी एसेट्स हैं, ये सन्डी एसेट्स है और इसको हमने मार्केट में बेच दिया, और मार्केट में बेच के जो रिलाइजेबल वैल्यू आई, यानी मार्केट में बेच के क्या है, जो रिलाइजेबल वैल्यू आई वो आपको कहाँ पे प्राप्त करनी है, यहाँ पर तो टू सन्डी एसेट्स लिखा और इसे बेचकर जो प्राप्त हुआ वो बाय बैंक में लिखना है। यानी इसे बेच के क्या है, हमने जो रिसीव करा वो आपको इसके क्रेडिट में लिखना है बाय बैंक अकाउंट। इसी तरह हमने क्या किया, सन्डी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर लिखा और सन्डी लाइबिलिटीज़ को जो पेमेंट करेंगे, बाहर के लोगों को जो पेमेंट किया जाएगा वो कहाँ पर लिखा जाएगा, उसको हमने लिखा क्रेडिट में, तो उनको पेमेंट किया जाएगा वो लिखा जाएगा टू बैंक के नाम से। यानी असेट्स इधर, इसका रिसीव इधर, लाइबिलिटीज इधर, इसका पेमेंट इधर, यानी उल्टा करना है। जिस साइड हमने बुक वैल्यू लिखनी है, रिलाइजेबल वैल्यू उससे जस्ट उल्टा लिखना है। अब उसके बाद देखो, मान लो कोई असेट्स थी, अगर मार्केट में हमने बेच दी जब तो क्या बाय बैंक लिख दिया, अगर वो असेट्स मार्केट में बेच दी जब तो क्या लिखा, बाय बैंक लिख दिया। कई बार ये होता है कि कोई असेट्स कोई पार्टनर ही ले लेता है, कोई असेट्स को क्या कोई पार्टनर ले लेता है, तो वहाँ पर बाय बैंक नहीं लिख सकते, वहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैंक की जगह पार्टनर्स कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखना पड़ेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल और टेकन बाय पार्टनर, ये लिखेंगे। बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा और टेकन बाय पार्टनर लिख दिया। इसी तरह से मान लो कोई लाइबिलिटीज़ थी और उस लाइबिलिटीज़ का हमने क्या पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया, अगर मान लो हम खुद करेंगे, फर्म करेगी तो टू बैंक लिखा, अगर मान लो कोई पार्टनर कर दे, अब उसका पेमेंट क्या है, कोई पार्टनर कर दे तो टू बैंक नहीं आएगा, उस पार्टनर का नाम आएगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और जितने का वो पेमेंट करेगा वो आ गया। उसके बाद देखो कि कई बार ये होता है कि कोई एसेट्स होती है जो अनरिकॉर्डेड होती है। अनरिकॉर्डेड का मतलब जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई हुई, लेकिन फिर भी हमें उसे बेचकर कुछ प्राप्त हो गया, उसे बेचकर कुछ प्राप्त हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय बैंक। ये क्या लिखना है, रियलाइज्ड वैल्यू किससे हुई है, अनरिकॉर्डेड असेट्स से, यानी असेट्स को हमने बेचा, ऐसी असेट्स जो रिकॉर्ड नहीं थी, अनरिकॉर्ड थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने रुपए प्राप्त हो उसके लिए आपको बाय बैंक लिखना है। इसी तरह से कोई मान लो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ हो बैलेंस शीट में नहीं दिखाई हुई तो अनरिकॉर्डेड हो गई, लेकिन हमें कुछ पेमेंट करना पड़ गया उसके लिए, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको टू बैंक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक लिखना पड़ेगा। अब जैसे जब हमने वसूली करते हैं, जब अपने वसूली करते हैं तो वसूली पर हो सकता है कोई एक्सपेंसेस हो जाए, यानी संपत्तियों को वसूल करने पर या संपत्तियों से अमाउंट प्राप्त करने पर हमें क्या हो जाए, कुछ वसूल हो जाए, उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस हो जाए। एक्सपेंसेस के लिए आपको क्या करना है, टू बैंक लिखना है। क्या लिखना है, टू बैंक। अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाए तो उसके लिए क्या करना, आपको टू बैंक लिखना है। लेकिन अगर मान लो वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कोई पार्टनर कर दे तो वहाँ पर आप टू बैंक की जगह क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल लिखोगे, यानी टू बैंक न लिख के क्या करोगे, वहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल लिख दोगे। अब एक चीज़ और होती है इसमें, देखो कई बार ये होता है किसी पार्टनर का लोन होता है, तो पार्टनर लोन तो आपको अलग बनाना है। आप पार्टनर्स लोन अलग बनाओगे तो आपने मान लो ऐसे करना पड़ेगा कि यहाँ पर पहले उसका बैलेंस लिखोगे। मान लो किसी पार्टनर का लोन है 10,000 रुपये का और हमें उसे पेमेंट है वो कितना करना पड़ा, पेमेंट है वो 12,000 करना पड़ा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू बैंक। क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक। कितने रुपए से करोगे, यहाँ पर तो आप करोगे 10,000 से। तो इस तरह से
पार्टनर्स लोन अकाउंट अपना मिल जाएगा। यानी पार्टनर लोन में पहले बाय बैलेंस 10,000 है, लेकिन हमें पेमेंट उसको ज़्यादा करना पड़ गया, मान लो साथ में ब्याज देना पड़ गया। तो जब साथ में ब्याज देना पड़ गया तो उसके लिए हमने, क्योंकि पार्टनर लोन तो अपना 10,000 से खुला है, इसलिए टू बैंक तो 10,000 कर दिया। अब बात रहेगी 2,000 की, जो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा वो यहाँ पे करना पड़ेगा टू बैंक। क्या करना पड़ेगा? टू बैंक करना पड़ेगा। और ये क्या गया? प्रीमियम पेड टू पार्टनर लोन, प्रीमियम पेड टू पार्टनर लोन, यानी ये 2,000 रुपये जितने भी होंगे, 1,000 2,000 जितने ज़्यादा चुकाए वो है इंटरेस्ट, लेकिन उसके लिए आपको लिखना क्या है? प्रीमियम पेड टू पार्टनर लोन। अब बात आ गई कि कई बार ये हो जाता है कि पार्टनर हमें डिस्काउंट दे देते हैं, फिर पार्टनर क्या करता है? डिस्काउंट दे देता है, तो फिर आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा। जैसे मान लो 10,000 का पार्टनर का लोन था, उसे 8,000 पेमेंट करना पड़ा, उसने 2,000 डिस्काउंट दे दिया, तो टू बैंक में तो कितना लिखोगे? 8,000 लिखोगे। टू बैंक में कितना लिखोगे? 8,000 लिखोगे। और 2,000 रुपये फिर कहाँ पर डालने आपको? टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि खाता में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर्स लोन में आपने रियलाइजेशन लिखा, तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे आप? बाय पार्टनर्स लोन लिखोगे। और ये क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया, मान लो। क्या आ गया? डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। अब क्या करना था? इतना करने के बाद इसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? रियलाइजेशन पर लॉस या प्रॉफिट कहलाएगा। तो इसमें एक ही रेशियो होएगा, ओल्ड रेशियो, क्योंकि फर्म का क्या हो रहा है? समापन हो रहा है, तो न्यू रेशियो का तो कोई मीन ही नहीं है। अब न्यू रेशियो का मीन नहीं है, इसलिए इसका जो डिफरेंस है वो कहलाएगा रियलाइजेशन पे लॉस या प्रॉफिट। अधिकतर ही होगा कि रियलाइजेशन पे लॉस होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो मान लो डेबिट साइड ज़्यादा है, तो उसे इसका जितना पहले टोटल कर देना, और इसका जो डिफरेंस है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लो 3 पार्टनर है तो ए, बी और सी, और जितना जितना वो लॉस आए उनका एक ही रेशो होगा, इस रेशो में लिख देना, और इसका टोटल है वो इक्वल कर देना। तो दो चीज़ देखो, एक तो ये वाला कि अगर पार्टनर का लोन है और उसे हमने क्या ज़्यादा पे किया, तो जितना ज़्यादा किया वो रियलाइजेशन में टू बैंक लिखना है, और यहाँ पे लिखना है प्रीमियम पेड टू पार्टनर्स लोन। और अगर मान लो हमने क्या कम पेमेंट किया, तो कम पेमेंट है वो डिस्काउंट माना जाएगा, तो उसके लिए बाय पार्टनर्स लोन लिखना है आपको। अब इसका जो डिफरेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगा? रियलाइजेशन पे लॉस या प्रॉफिट कहलाएगा। और रियलाइजेशन का लॉस है या प्रॉफिट है, उसे क्या करना है आपको? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस रेशो में करना है? ये एक ही रेशो दिया होगा, रेशो की कोई दिक्कत नहीं आएगी, भी ओल्ड रेशो होगा वही होएगा, क्योंकि फर्म का क्या हो रहा है? समापन हो रहा है। अब फर्म का जो समापन हो रहा है तो ओल्ड रेशो का कोई मीन ही नहीं रहेगा न्यू का, तो इसलिए ओल्ड रेशो होएगा। तो इसका डिफरेंस है वो आपको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तो इसमें बन गया वसूली खाता, मैन इसमें वसूली खाता हो गया एक तो, और इसमें बनेगा कौन सा खाता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक इसमें बैंक या कैश अकाउंट बनाना अनिवार्य होता है। तो ऐसे जो आवश्यक खाते बनाइए, तो आपको पार्टनर कैपिटल बनाना है, रियलाइजेशन बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, ये तो बनाने ही बनाने हैं। अगर पार्टनर का लोन हो तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना है। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बैलेंस तो कुछ रहेगा ही नहीं, सारी संपत्तियों से हमने वसूल कर लिया और सारे दायित्वों को क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। इसलिए अगर आ जाए आवश्यक खाते बनाइए, तो इसमें आपको एक तो बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाना है बैंक अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनाना है अगर पार्टनर का लोन हो तो लोन अकाउंट। इसके अलावा बैलेंस शीट, इसमें पार्टनर कैपिटल बन जाएगा लेकिन बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट का कोई मीन नहीं रहेगा। इसलिए पार्टनर कैपिटल को लास्ट में आपको बैंक से मिलाना पड़ेगा इसमें। तो ये हो गया अपना वसूली खाता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।